असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। तो डियर फ्रेंड्स, आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर ना होने दे, यह समय आपका है, इसका भरपूर प्रयोग करें। इसी के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बर्मन क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह सीडीपी से प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, जो थॉर्नडाइक महोदय का दिया हुआ सिद्धांत है। यह सिद्धांत सीटेट यूपीटेट 2020 के लिए महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, जिससे परीक्षाओं में प्रश्न बनते ही बनते हैं। आपने अभी तक ऐसे सिद्धांतों का अगर नहीं पढ़ा तो हमने इन सभी सिद्धांतों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से जाकर अन्य सभी सिद्धांतों को पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल बर्मन क्लासेस में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। में प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसे हम प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, यह थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत है। थॉर्नडाइक महोदय हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, यानी जो हमारे थॉर्नडाइक महोदय थे जिन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया, यह यूएसए अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। फ्रेंड्स, यह पशु मनोवैज्ञानिक थे। पशु मनोवैज्ञानिक इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अत्यधिक पशुओं पर प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है वह भी आप ध्यान दें। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सीखने के जो नियम हैं इन्हें सबसे पहले दिया था। सीखने के सबसे पहले नियम देने के कारण इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यह भी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है। हमने जितना भी इस पे लिख रखा है वह सब परीक्षाओं में सीधे तौर पे पूछा जाता है, तो आप बिल्कुल भी इन पॉइंटों को इग्नोर ना करें, इन्हें देखते हुए चलें और वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, जो सीखने के नियम है इन्होंने दो प्रकार के दिए, एक मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। फ्रेंड्स, मुख्य नियम में इन्होंने बताया अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तीसरा तत्परता का नियम। और गौण नियम में इन्होंने 5 नियम बताए, बहुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सदृशता का नियम और अंतिम सहचर्य का नियम। फ्रेंड्स, हम इन सभी नियमों को एक एक करके पढ़ते हैं। हम पहले देखते हैं सीखने के नियमों में मुख्य नियम, यानी जो 3 प्रकार के नियम है, अभ्यास, प्रभाव एवं तत्परता का नियम। फ्रेंड्स, यह परीक्षाओं में सीधे पूछा जाता है कि आपसे एक बार पूछ लिया जाएगा कि मुख्य नियम कौन से नहीं है, यानी सीखने के मुख्य नियम कौन से नहीं है, जिनमें आपको यह तीनों ऑप्शन तो दे ही देगा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई दे देगा। जैसे मान लीजिए दे दिया आपको आंशिक क्रिया का नियम और आपसे पूछा कि कौन सा सीखने के मुख्य नियम में से नहीं है, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारा आंशिक क्रिया का नियम होगा वह सीखने का मुख्य नियम नहीं होगा, बल्कि यह गौण नियम होगा। फ्रेंड्स, यहाँ से परीक्षाओं में एक और प्रश्न बनता है कि गौण नियमों की संख्या कितनी है। आपको ऑप्शन में दे देगा 5, 6, 7, 8। और फ्रेंड्स, इसी तरह पूछ लिया जाता है कि जो मुख्य नियम है वह कितने हैं। तो फ्रेंड्स, मुख्य नियम में आप जानते हैं कि 3 है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अभ्यास का नियम हमारा होता क्या। फ्रेंड्स, अभ्यास के नियम में जानते हैं आप कि किसी भी विषय वस्तु की पुनरावृत्ति करना, यानी किसी भी वस्तु को आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे, जितना बार बार पढ़ेंगे, वह आपके दिमाग में उतनी अच्छी तरीके से बैठ जाती है। जैसे शुद्ध उच्चारण के लिए हमें किसी भी पॉइंट का या किसी भी वर्ड शब्द का बार बार उच्चारण करना होता है, यानी हम बार बार उसका अभ्यास करते हैं, जिससे वो हमें अच्छी तरह कंठस्थ हो जाती है। फ्रेंड्स, दूसरा देखेंगे हम प्रभाव का नियम। तो फ्रेंड्स, प्रभाव का नियम कुछ इस प्रकार है, जैसे हम जितने भी सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी अधिगम के जो भी सिद्धांत पढ़ेंगे, उसमें हमें आर और एस जरूर मिलता है, यानी जो हमारा आर रिस्पॉन्स होता है और एस हमारा स्टिमुलस होता है। इन दोनों का जो प्रभाव होता है, मतलब किसी भी सिद्धांत में आर और एस दोनों का प्रभाव पड़ता है, और जो प्रभाव पड़ता है वही हमारा प्रभाव का नियम है। फ्रेंड्स, हम जैसे जैसे अपने सिद्धांत में आगे की ओर बढ़ेंगे, आप समझ पाएंगे कि प्रभाव का नियम क्या होता है। फ्रेंड्स, अब हम तीसरा देखते हैं तत्परता का नियम। फ्रेंड्स, तत्परता का मतलब ही होता है तैयारी। हम किसी भी कार्य के लिए जितना अधिक तैयार होंगे, उस कार्य में हम उतनी अधिक तत्परता के साथ उस कार्य को कर सकते हैं, यानी उस कार्य में हम उतने ज्यादा दक्ष हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने देखा कि हमारे मुख्य नियम कुछ इस प्रकार थे। अब हम देखते हैं अपने गौण नियम। गौण नियमों की संख्या 5 है, यह परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान दें। इसमें फ्रेंड्स पहला आता है बहुक्रिया का नियम। जैसे बहुक्रिया से आपको पता चल रहा है कि बहु का मतलब होता है बहुत, बहु, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमें बार बार कोई क्रिया करनी पड़े
तो वह नियम हमारा बहुक्रिया कहलाता है। यानी किसी भी क्रिया को बार बार करने की जो क्रिया होती है वह हमारी बहुक्रिया का नियम होता है। और आंशिक क्रिया अब करते हैं बात हम आंशिक क्रिया की। तो जो आंशिक का मतलब ही होता है छोटे छोटे भागों में, यानी छोटे छोटे भागों में किसी कार्य को तोड़ लेना। कभी कभी हो जाता है कि हम कोई कार्य या कोई पुस्तक जैसे एक बार में नहीं पढ़ पाते, तो हम उसके कुछ कुछ भागों को यानी कुछ कुछ पेजों को हम अलग अलग दिन में पढ़ते हैं। यानी हमने 1 घंटे में 2 पेज पढ़ा, अगले 2 घंटे में हमने 2 पेज पढ़ा, इस प्रकार हम उसको पढ़ते हैं। यानी छोटे छोटे भागों में बांट कर जो क्रिया की जाती है वह हमारी आंशिक क्रिया होती है। तो यह इसका नियम हमारा आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मनोवृत्ति के नियम की। मनोवृत्ति क्या होता है? तो मनोवृत्ति का मतलब होता है मानसिक दृष्टिकोण, यानी हमारे मन मस्तिष्क में कितनी सकारात्मक चीजें और कितनी नकारात्मक चीजें हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा नजरिया होता है वही हमारी मनोवृत्ति होती है। तो हम मानसिक दृष्टिकोण से कितने मजबूत है किसी कार्य को करने के लिए, वह नियम हमारा मनोवृत्ति का नियम कहलाता है। और चौथा हमारा सहदृश्यता का नियम। सहदृश्यता का नियम क्या होता है? सहदृश्य, दृश्य का मतलब ही होता है देखा हुआ। फ्रेंड्स सहदृश्यता का मतलब होता है पहले से देखा हुआ। यानी जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 2019 में सीटेट या यूपीटेट दिया और वह 2020 में भी सीटेट यूपीटेट दे रहे हैं। मान लीजिए किसी कारणवश उनका 2019 में नहीं निकला, तो उनको फिर से 2020 में देना पड़ रहा है। फ्रेंड्स इसका मतलब यह है कि उन्हें जो परीक्षा 2020 में देनी है, यानी सीटेट यूपीटेट का जो परीक्षा पैटर्न है, किस प्रकार परीक्षा कराई जाती है, उसके बारे में वह पहले से जानते हैं। यानी वह परीक्षा पहले से देख चुके हैं। तो फ्रेंड्स परीक्षा पहले से देख चुके होने का मतलब ही होता है सहदृश्यता। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपने समझा कि सहदृश्यता का नियम क्या होता है। और अब हम देखेंगे आखिरी सहचर्य का नियम। तो फ्रेंड्स सहचर्य का मतलब होता है तालमेल। किसी भी कार्य में हम जितना तालमेल बिठाकर किसी कार्य को करेंगे, उस कार्य में हम उतनी ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने पढ़ा कि प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? वह दिया हमारे थार्नडाइक महोदय ने, जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ये पशु मनोवैज्ञानिक भी कहे जाते हैं, इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने सीखने के नियम सबसे पहले दिए। और फ्रेंड्स जो इन्होंने सीखने के नियम दिए वो 2 भागों में बांटे, एक मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम। फ्रेंड्स मुख्य नियम इन्होंने क्या क्या दिए? मुख्य नियम में इन्होंने दिया अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। और गौण नियम में इन्हें 5 नियम दिए, बहुक्रिया, आंशिक, मनोवृत्ति, सहदृश्यता और अंतिम सहचर्य का नियम। फ्रेंड्स इतना हमने जाना। अब चलते हैं हम थार्नडाइक के सिद्धांत की ओर। हम इस सिद्धांत में देखेंगे कि उन्होंने किस पर प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स जो थार्नडाइक महोदय का प्रयोग था वह बिल्ली पर था और चूहों पर था। तो फ्रेंड्स इस सिद्धांत पे उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया, तो हम बिल्ली के प्रयोग के सिद्धांत पर बात करेंगे। फ्रेंड्स उन्होंने मृत मछली पर भी प्रयोग किया। जो मृत मछली थी वह उद्दीपक का कार्य करती थी और जो बिल्ली थी यह अनुक्रिया का कार्य करती थी। तो आपने जाना कि उन्होंने किस पर प्रयोग किया। अब फ्रेंड्स हमने यह बनाने का प्रयास किया कि अनुक्रिया और उद्दीपक क्या है। तो आप ये समझे कि जो हमारी अनुक्रिया होती है वह होती है कि किसी भी कार्य को यानी किसी भी क्रिया के लिए जब हम कोई क्रिया करते हैं, जैसे भूख लगी हमारी, यह एक क्रिया और हम भोजन की तलाश में निकल गए, तो वह हमारी दूसरी क्रिया। यानी किसी क्रिया के लिए जब कोई क्रिया की जाती है तो वह अनुक्रिया कहलाती है। और उद्दीपक को हम साधारण बोलचाल की भाषा में लक्ष्य कहते हैं। जैसे मृत मछली हमारी उद्दीपक थी, तो बिल्ली को भोजन चाहिए, तो वह उसके लिए जो कार्य करती है, जो क्रिया करेगी, इन दोनों के मध्य में जो संबंध बनता है वह संबंध हमारी मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंधन कहलाता है। फ्रेंड्स आपने इतना जाना, अब हम थोड़ा सा और समझते हैं कि इनने किस प्रकार प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स जो थार्नडाइक महोदय थे इन्होंने एक बॉक्स लिया था और एक बॉक्स में उन्होंने बिल्ली को रखा था। और बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली। और वहाँ पर एक लीवर था और यहाँ एक गेट था और बाहर इन्होंने मृत मछली रखा हुआ था। तो जो हमारी बिल्ली है ये अनुक्रिया है और जो मृत मछली है हमारी स्टिमुलस है और बिल्ली आर जिसे हम अनुक्रिया कहते हैं, और यह एक गेट था। तो फ्रेंड्स समझाने का मतलब यह है कि बिल्ली भोजन को प्राप्त करने के लिए कई बार प्रयास करती है, यानी पूरे बॉक्स में वह टहलती रहती है और अचानक गलती से उसका पैर इस लीवर पर पड़ जाता है, जिससे यह गेट खुल जाता है और वह बाहर आ जाती है और अपना भोजन यानी मृत मछली को ग्रहण करती है, यानी मृत मछली को वह खाती है। तो फ्रेंड्स यह क्रिया कई बार चलने के बाद, मतलब जब कई बार यह क्रिया चलती रही तो बिल्ली बार बार गलती करती रही और लीवर पर अपना पैर रखती रही और गेट खुलता रहा, वह भोजन ग्रहण करती रही। परंतु कुछ समय के बाद वह यह समझ चुकी थी कि गेट किस प्रकार खुलता है। वह समझ गई थी कि लीवर पर पैर रखने से गेट खुलता है और जैसे गेट खुलता है तो वह अपने भोजन को प्राप्त करती थी। तो फ्रेंड्स आपने यह समझा कि किस प्रकार यह कार्य करता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि इसके अन्य नाम क्या क्या हैं।
फ्रेंड्स, इसके जो अन्य नाम है यानी संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद का सिद्धांत मैंने आपको बताया कि किसी भी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए जब कोई क्रिया होती है तो उन दोनों के मध्य में एक संबंध बनता है जिसे मनोविज्ञान की भाषा में अनुबंधन कहते हैं। तो वही अनुबंधन हमारा संबंध है, इसलिए इसे संबंधवाद का सिद्धांत कहते हैं। आपने समझा कि इसमें बिल्ली ने स्टिमुलस यानी मृत मछली के लिए कोई क्रिया किया यानी रिस्पॉन्स दिया, तो इसे एसआर थ्योरी यानी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में एसआर थ्योरी भी कहते हैं। आप जानते हैं कि इसने भूल से लीवर पर पैर रखा था, तो इसलिए इसे भूल का सिद्धांत, और उसने बार बार प्रयास किया, प्रयत्न किया, जिसे हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। प्रयोजनवाद का मतलब भी होता है हमारा संबंध, इसलिए इसे प्रयोजनवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। फ्रेंड्स, इतना जाना, अब हम चलते हैं, देखते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, इसकी प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित रहता है। अधिगम भूल समाहित रहने का मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा था कि उसने कई बार भूल की और कई बार प्रयास किया, यानी वह उस बॉक्स में भटकती रहे पहले, फिर उसने भूल से उस लीवर पर पैर रखा और बाहर आई, तो आपने जाना कि उस पर प्रयास और भूल समाहित है। और अब देखते हैं अधिगम अनुबंधन का परिणाम है वह किस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अधिगम में अनुबंधन का परिणाम है, तो आप समझते हैं कि बिल्ली मृत मछली यानी उद्दीपक के लिए बार बार प्रयास करती रही, यानी उसने बार बार प्रयास किया, तो उनके बीच में एक संबंध बन गया था, और वो जो संबंध था वो अनुबंधन था। और हम जानते हैं कि अनुबंधन ही हमारे इसका अधिगम का परिणाम होता है। यानी मैंने आपसे कहा कि बिल्ली मृत मछली उद्दीपक के लिए बार बार प्रयास किया, जिससे एक संबंध बना, और वह संबंध ही अनुबंधन है, और अधिगम अनुबंधन का ही परिणाम है। यानी जो अनुबंधन बनता है उसी का परिणाम ही हमारा अधिगम होता है। अब फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि अधिगम में समय लगता है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हम धीरे धीरे सीखते हैं, एक बार में तुरंत नहीं सीखा जा सकता। और अगला देखेंगे, अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता, यानी मतलब कि बिल्ली ज्ञान की वजह से लीवर पर पैर नहीं रखा, उसने भूल से लीवर पर पैर रखा था, परंतु बाद में वह यह समझ गई थी कि लीवर पर पैर रखने से ही गेट खुलता है। तो कहने का मतलब यह है कि बिल्ली ने जो क्रिया की वह अपने ज्ञान के बल पर नहीं की, वह बार बार प्रयास और भूल की वजह से उसने यह सब सीखा। आगे देखेंगे हम शैक्षिक महत्व कि कक्षा कक्ष में अभ्यास करवाना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम कक्षा कक्ष में किसी बालक को पढ़ाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि उसमें हमें बालक को बार बार अभ्यास करवाना चाहिए। यानी किसी भी अगर जैसे हम बात करें कि किसी भी वर्ड की पुनरावृत्ति करवाने से बालक सीख जाता है कि शुद्ध उच्चारण किस प्रकार किया जाना चाहिए। और सीखने के लिए हमें, आप जानते हैं कि सीखने के लिए हमें समय देना चाहिए। कोई भी बालक एक बार में नहीं सीख जाता। कई बालक मंद बुद्धि होते हैं जिन्हें हम कई बार प्रयास करवाना पड़ता है, कई बार अभ्यास करवाना पड़ता है, जिससे वह धीरे धीरे किसी कार्य को सीखते हैं। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहिए, हमें धीरे धीरे सिखाना चाहिए। यह मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक प्रयोग करना चाहिए, यानी यह किसी भी बालक के प्रयोग में आ सकती है, पर मंद बुद्धि बालकों के लिए अधिक प्रयोग आती है। इस सिद्धांत में सीखने की क्रिया सरल हो जाती है, यानी जब बार बार हम किसी चीज़ का अभ्यास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, बार बार कोई गलती करेंगे, उतनी बार बार हम सीखेंगे, इसलिए इस सिद्धांत में क्रिया सरल हो जाती है। और आप जानते हैं कि बिल्ली ने इस पर किस प्रकार कार्य किया, यानी जो भी क्रिया की उसने, क्रिया करने के बाद वह सीखी है। तो कहने का मतलब यह है कि हम बालक को यह बताएंगे कि यह सिद्धांत करने के सीखने पर बल देता है, यानी जब आप कोई गलती करेंगे, कोई प्रयास करेंगे, तभी आप सीखेंगे, जो आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल बर्मन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।